Welcome back dear students. Welcome to this another useful video. तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक आपको जो 10+2 का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट स्टडी की जो बुक है इन्वायरमेंट एजुकेशन की, उसमें आपको हमने यूनिट नंबर 3 तक कवर करवा दिया है। तो हमने अभी तक बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर कर लिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 से, डैट इज़ अंडर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किया था एंड आई होप यू आर वेल फेमिलियर विद द वर्ड सस्टेनेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ लेसन्स आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं ड्यू टू कोविड-19, तो बट आपने सारे टॉपिक इकट्ठे करने हैं। तो आपने इस चैप्टर सारे समझने हैं, बट एग्ज़ाम में आपको वो चैप्टर नहीं आएंगे जो डिलीट हुए हैं। बट ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 1, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट 1, तो ये पेपर में ज़रूर आएगा। तो ये सिलेबस में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ये आपका स्टडी का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको वेल अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें जैसे हम MCQs करते थे, तो इस बार पैटर्न में आए हैं, तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपने इसमें से करने हैं। एंड आई विल सेंड यू द मॉडल पेपर रिगार्डिंग दैट टॉपिक और फुल सिलेबस आफ्टर दैट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर वाज परहैप्स the turning point which changed the man's course of life, and that is a food gathering or settled life. The term agriculture derived from the Latin word that is the ager, that mean field, culture mean the cultivation. So agriculture is a science of growing plant and raising animals useful to them, and the land where the plant are cultivated that are called field, and the plant which are grown in the field they are called the crop plant. So क्या मीनिंग है इसका? बेसिक जो हमारी ज़रूरत है इंसान की, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी प्राणी हैं, उनकी बेसिक नीड है फूड, उनके सर्वाइवल के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए। तो स्टोरी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की देखें तो इसमें एग्रीकल्चर काफ़ी यूज़फुल रहा, एक टर्निंग पॉइंट रहा। उसने एक ये मेन सोर्स रहा हर एक आदमी की ज़िंदगी का। डैट इज़ द फूड गैदरिंग और शटल लाइफ। फूड इकट्ठा करना, पहले इधर उधर घूमता था, जानवरों को मारता था, फलों को खाता था, फिर बाद में उसे एग्रीकल्चर का पता चला। तो एग्रीकल्चर लेटिन वर्ड एगर से मना जो फील्ड है, कल्चर मीन है कल्टीवेशन, किसी चीज़ को ग्रो करना, और जिस लैंड में हम प्लांट ग्रो करते हैं उसको कहते हैं फील्ड, और जिस चीज़ को हम ग्रो करते हैं, फसल को, उसको हम कहते हैं क्रॉप प्लांट। So various activity which are undertaken for successful cultivation of crop in the field are called agriculture practices. जो भी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, हम अपने जहाँ बात करें तो जो भी खेती बाड़ी में आ जाती हैं चीज़ें, जो स्टेप आते हैं, उसको हम किसके अंडर लेते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस के अंडर आता है। सो इसमें काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं। पहले सॉइल तैयार करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग होता है बीज डालना, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर होती है रूढ़ी खाद, जो देसी खाद होती है, उसके बाद हम डालते हैं फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, यूरिया वगैरह, NPK खादें। फिर इसको पानी देना, उसको सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन। फिर उसमें से नदीन, ग्रास वगैरह, अनवांटेड चीज़ें निकालना, उसको कह देते हैं हम बीड कंट्रोल। उसके बाद फसल को बचा के रखना, फील्ड के अराउंड फेंस करना, बाड़ बनाना, बाड़ा लगा देना, उसके बाद जानवरों से बचाना, ये आ जाता है प्रोटेक्शन। हार्वेस्टिंग, फिर इसको काटना, काट के उसके जो ग्रेन दाने निकालना, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। फिर उसमें से जो डस्ट वगैरह उड़ाना, उसको बिनोइंग कहते हैं। फिर इसको स्टोर करना, सिलोज़ में, टैंकियों में भर के रखना, गोदाम में, उसको स्टोरेज कहते हैं। फिर इम्प्रूव करना वैरायटी को, अलग अलग वैरायटी जो अच्छे से हमें यील्ड देते हैं। एंड मिक्स्ड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स करके इकट्ठी फसलें लगाना, और मल्टीपल क्रॉपिंग कई तरह की खेती करना। तो ये सारी बेसिक प्रैक्टिसेस है जो आपने पढ़ी हैं। सो अब जो प्रैक्टिसेस हैं, इसमें आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट।
तीन चीज़ें आ जाती है। इसको अगर हम शॉर्ट आउट करें तो पहले आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसके प्रोडक्शन लेवल के ऊपर कैसे हमने मैनेज करना है। सेकंड आता है प्रोटेक्शन, हमने लगा दी है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना, फील्ड को, फसल हमारी पल रही है उसको बचाना है, वो प्रोटेक्शन आएगा। जहाँ जब बन गई है फसल, काट ली है, ग्रेन्स दाने निकाल लिए हैं, फिर इसको स्टोर करना और अच्छी वैरायटी को लेके आना जिससे हमें अच्छी जील्ड मिले, अच्छा झाड़ मिले, तो उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो फर्स्टली हम बात करेंगे नीड भी, सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या ज़रूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट टर्म एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी इज़ डायनेमिक इशू बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें और साथ में हम सस्टेनेबल वर्ड भी यूज़ करें तो हमें यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको डायनेमिक, ये मीनिंग चेंज होता है क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन चेंज हो रही है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ह्यूमन की है अर्थ में, तो उनको खाना चाहिए, फूड चाहिए, भूखमरी काफ़ी है, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं एक स्टेबिलिटी अटेन नहीं होती। सो एग्रीकल्चर इज़ सस्टेनेबल व्हेन इट इज़ इकोलॉजिकली साउंड। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ये इसका मीनिंग है, ये आप नोट कर लीजिए। जब वो इकोलॉजिकली साउंड हो, जब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं कर रही, इकोनॉमिकली वायबल, पैसा जो है बर्बाद नहीं हो रहा, हर एक की जो जेब पॉकेट है अलो कर रही है एग्रीकल्चर को, सोशली जस्ट, समाज के साथ जस्टिस है, कल्चरली अप्रोप्रिएट, कल्चर के साथ चल रही है, बेस्ड ऑन द होलिस्टिक साइंटिफिक अप्रोच, साइंस के अकॉर्डिंग चल रही है, तो ये सस्टेनेबल होती है। Nowadays, there is a change in the process of land usage as well as excessive consumption of the natural resources which will lead to the unsustainability. आज क्या हो रहा है, आज जंगल काट रहे हैं, जंगलों को काट के फील्ड बना रहे हैं, वहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वहाँ एग्रीकल्चर, सोयाबीन की एग्रीकल्चर हो रही है और रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनको पानी का नुकसान हो रहा है, मिट्टी का नुकसान है, क्योंकि बार बार एक फसल उगाने से मिट्टी की जो नेचुरल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, खादें डालते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं अनसस्टेनेबल हैं। We will have to conserve and protect our natural resources in order to meet the need of forthcoming generation. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल के रखना पड़ेगा ताकि हम जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कुछ बचें। सो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है, ये पूरी डेफिनेशन जहाँ बन रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डिफाइंड एज द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज for purpose of agriculture to satisfy the changing human needs along with the maintenance and enhancement of the quality of environment and conservation of the natural sources। ये इसकी पूरी डेफिनेशंस हैं। तो इसमें क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन की नीड्स, जो ज़रूरतें चेंज हो रही हैं उसको, एंड मेंटेन करना है, इनका एनवायरनमेंट की क्वालिटी को मेंटेन भी करना है, बढ़ाना भी है, और हमारे नेचुरल सोर्सेज को बचाना भी है। आई होप आपको ये फर्स्ट पेज पूरा क्लियर हो गया हुआ है इतना यहाँ से। सो इन अदर वर्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, यूज़ ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिस विच मेंटेन और इन्हांस। कैसे कह सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक तो इकोनॉमिकल वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जे मेंटेन और संभल के रखती है इसमें। उसके बाद आता है नेचुरल सोर्सेज का बेस, ये भी हम कंजर्व करते हैं, उसको संभालते हैं। अदर इकोसिस्टम विच आर इन्फ्लुएंस बाय एग्रीकल्चर फेस्टी एक्टिविटी, खेती बाड़ी से बाकी चीज़ों का जो नुकसान होता है, जंगलों का नुकसान होता है, मिट्टी के जीव मर जाते हैं, जहाँ पानी का नुकसान होता है, इन हवा का नुकसान होता है, उसको भी ध्यान में रखना है। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इंटीग्रेट करती है तीन मेन गोल। सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर के तीन गोल है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये फर्स्ट गोल है, इन्वायरमेंट की सेहत कैसी है, इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा क्या है जो हमारी जेब अलाउ कर रही है, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्विटी, समाज की और पैसे की इक्वलिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इसके मेन गोल हैं। सो देयर आर द सम फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके काफ़ी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं। फर्स्ट इसमें फार्म प्रोडक्टिविटी इज़ इन्हांस्ड ओवर द लॉन्ग टर्म, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल सोर्सेज इज़ मिनिमाइज, रेजिड्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर इज़ मिनिमाइज, नेट सोशल बेनिफिट from the agriculture is maximized, soil erosion is prevented, wastage of the underwater जो ग्राउंड वाटर is minimized। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला यहाँ पे फार्म प्रोडक्टिविटी इज़ हांस, जो खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, लंबे समय तक
फसल का अच्छा झाड़ आएगा इससे, ठीक है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल सोर्सेज एनिमल, नेचुरल सोर्सेज के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम किया जाता है। खेती बाड़ी से हवा को भी नुकसान रहता है, मिट्टी को भी नुकसान रहता है, पानी को भी। रेजिड्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ केमिकल, केमिकल का यूज़ करते हैं, DDT जैसे हो गया, यूरिया हो गया, स्प्रे होगी जो हम फलों के ऊपर सब्जियों के ऊपर डालते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक वो प्लांट में रहती हैं, जो हमारे अंदर जाने से हमें ख़तरनाक बीमारियां करती हैं और अदर जो छोटे जीव हैं उनको भी नुकसान करते हैं। सोशल बेनिफिट देखना एग्रीकल्चर का, सॉइल एरोजन, सॉइल का मिट्टी को खुरने से बचाना, अंडरग्राउंड वाटर की वेस्टेज को रोकना, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्लूड रेंज ऑफ प्रैक्टिस, काफ़ी इसमें प्रैक्टिस आती हैं। फर्स्ट है जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। इसमें हमने जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं, इसको कहते हैं पेस्ट, उनको बचाना। इंटीग्रेटेड में क्या है, हमने नेचुरल तरीके से भी बचाना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी रखना है और केमिकल का भी यूज़ करना है। केमिकल इतने ज़्यादा यूज़ नहीं कर देने के नुकसान करें, एक लिमिटेड अमाउंट में, उसको IPM कहते हैं। क्रॉप रोटेशन डिज़ाइन टू रिड्यूस द पेस्ट डैमेज, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हम एक ही फसल ग्रो नहीं करनी। जैसे हमारे पंजाब में क्या होता है, कनक होगी, फिर उसके बाद धान की फसल होगी, राइस हो गया, बीट हो गया, राइस बीट, कणक, जोना, ये चलता रहे, ये मोनोकल्चर है। इससे क्या मिट्टी का नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेट करते हैं, हम फसल लगा देते हैं, काटने के बाद 2 साल तक एग्रीकल्चर कर लिया, उसके बाद हम उसमें फसल वो ग्रो नहीं करेंगे, कुछ दालें लगा देंगे जिससे उसकी नाइट्रोजन फिक्स हो जाए, सॉइल मेंटेन हो जाए, फिर उसके बाद अगले साल वो फसल लगाएंगे। तो ये होता है रोटेशन। और क्रॉप की हेल्थ भी बची रहती है, डिक्रीज़ होती सॉइल इरोजन से, मिट्टी खुरती नहीं है। एंड जैसे लेग्यूम है, जी मैंने बता दिया आपको, मटर हो गए, चने हो गए, दालें होगी, ये नाइट्रोजन फिक्स कर देती है। एंड टिलेज एंड प्लांटिंग प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द सॉइल इरोजन एंड हेल्प टू कंट्रोल द बीज, बीज को कैसे हमने लगाना है, हल कैसे लगानी है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, उससे जो मिट्टी है वो कम नुकसान होता है उसको, और बीड्स ज़्यादा ग्रो नहीं करती। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है इज़ एन एफर्ट टू कर्व द इरोजन बाय मॉडिफाइंग द प्लोइंग टेक्निक एंड टू प्रोटेक्ट द वाटर सप्लाईज बाय मिनिमाइजिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हल लगाने का, मिट्टी को उखाड़ना, उसको तोड़ना, बनाना, उसकी टेक्निक को इम्प्रूव किया गया है। इससे पानी का नुकसान नहीं होता, मिट्टी का नुकसान नहीं होता। इफ़ नॉट एलिमिनेटिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र एंड पेस्ट कंट्रोल, हम बीड को कम करेंगे, ठीक है, मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, अगर तो नेचुरल तरीके से हो रही है ठीक है, नहीं तो हम केमिकल भी डाल देते हैं। So present global agriculture practices are placing unnecessary pressure on the sustainability of earth resource before it is absolutely necessary to make a change। तो हमें क्या हो रहा है, जो आज की जो बेसिक चीज़ें हैं, आज जो एग्रीकल्चर है एक मेन रिक्वायरमेंट है हर एक देश की। तो किसान जो है उसका जो सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, पैसा उसके पास कितना है, वो भूखा मर रहा है, केमिकल्स, खादों के ऊपर खेती डिपेंड हो गई है। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो सारी दुनिया का जो खेती का सिस्टम है वो एक बिगड़ा हुआ है, उससे इन्वायरमेंट भी बिगड़ा हुआ है। तो उसमें चीज़ आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, इंडिया में 4 टाइम इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1960 टू 2005। 1960 आज़ादी के बाद, 1947 के बाद हमें भूखमरी की समस्या आई थी, इतना अनाज नहीं था हमारे पास, ऐसी टेक्निक नहीं थी। फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशन का नाम दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, को हरित क्रांति कहते हैं। 1960 से 2005 तक ये चला। तो इसमें 4 गुना तक ये हमारा कनक है या धान है उसकी फसल बढ़ी। तो ये सक्सेसफुल रहा, करने में पूरा मिशन रहा, इसमें फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इससे बेटर क्वालिटी ऑफ सीड हमने यूज़ किया, इसमें काफ़ी मेथड, सिंचाई के तरीके, पानी लगाने के, फर्टिलाइज़र अच्छी यूज़ की, पेस्टिसाइड यूज़ किए, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, स्टोरेज के मेथड बढ़ाए। बट दिस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ नेगेटिव इफेक्ट। इससे हमें क्या हुआ, हमें फसल तो काफ़ी मिली बट इससे नुकसान हुआ हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। लेट्स सी हाउ। अब नुकसान क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसके ऊपर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने क्या नुकसान किया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इम्पैक्ट किया एनवायरनमेंट के ऊपर। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ फर्टिलाइज़र। जो हमने सीड यूज़ किए,
जो हमें ज़्यादा फसल देते हैं उनको केमिकल भी ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा खाद में ग्रो होते हैं, उसके ऊपर स्प्रे भी ज़्यादा करनी पड़ती है, पानी भी ज़्यादा लेते हैं। क्रेडिट ऑफ मेकिंग द इंडिया सेल्फ सफिशिएंट एंड सरप्लस गोज़ ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये क्रेडिट तो मिलता है कि हमारे पास अनाज सरप्लस है, काफ़ी अनाज है, हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, भूखमरी की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। बट आफ्टर 2 डिकेड्स 20 सालों के बाद हाई इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर इल इफेक्ट स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। इससे क्या हुआ, बाद में इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो पंजाब में अगर बात करेंगे तो वर्स्ट इफेक्ट हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि इसमें सीड एंड फर्टिलाइज़र पैकेजेस, इसका बात हुई है। फर्टिलाइज़र कंजप्शन पंजाब में 30 गुना बढ़ गई है। काफ़ी कुछ सालों के बाद बम्पर हार्वेस्ट इन पंजाब में हुआ है। क्रॉप फेलियर एट लार्ज नंबर ऑफ द प्लेसेस बी रिपोर्टेड इन स्पाइट ऑफ लिबरल एप्लीकेशन ऑफ NPK फर्टिलाइज़र। सो कई जगह पे जो मिट्टी है पंजाब की, उसमें ऐसा हो गया है, वो मिट्टी पूरी तरह बीमार हो गई है, बंजर बन गई, एक तरह की बीमार हो गई है, उसको कैंसर हो गया है कह सकते हैं। कि वो उसमें जितनी ज़्यादा भी हम खाद डालेंगे फिर भी वहाँ फसल नहीं हो रही है। NPK पता है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, यूरिया खादें, तो इसको हम यूज़ भी कर रहे हैं। कई जगह पे मिट्टी की नेचुरल कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। अब ऐसे हुआ क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। एक्चुअली जो प्लांट है नीड more than just NPK, they need micronutrients such as zinc, iron, copper, magnesium, manganese, molybdenum, boron, zinc। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटाशियम दे रहे हैं। ये तो मेन है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बट हम उनको ये छोटे पदार्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दे रहे, ना हम जिंक दे रहे हैं, ना आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम सारे। इससे काफ़ी ज़्यादा प्लांट को नुकसान हो रहा है, मिट्टी को भी नुकसान होता है। जैसे जिंक की काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी जो हमारी सॉइल में है, इससे काफ़ी बीमारियां हो रही हैं मिट्टी को। NPK खादें ज़्यादा यूज़ करने से इंक्रीज़ राइस की बीट हो गई है, राइस एंड बीट की प्रोडक्शन बढ़ गई है। राइस एंड बीट फ्लक्चुएटेड एंड इवन डिक्लाइनिंग इन द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। बट कई जगह पे जो फसल का नुकसान हुआ है क्योंकि उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए हैं। सेकंड क्या है, चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न। हम लैंड का यूज़ पैटर्न क्या है, हम मिट्टी फसल कैसे बना रहे हैं। हमने मोनोकल्चर यूज़ किया, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम बीट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हम राइस, या तो हम कनक लगा रहे हैं, या तो हम जौना लगा रहे हैं, बाकी फसलें हम नहीं लगा रहे। मेज़ हो गया, मक्की कम लगा रहे हैं, मिलेट, बाजरा, दालें नहीं लगा रहे, ऑयल सीड नहीं लगा रहे, तो हम सिर्फ मोनोकल्चर में आ गए। अगर हम शिफ्टेड एग्रीकल्चर करें तो उससे सॉइल एनरिच हो सकती है। इंटेंसिव एग्रीगेशन, हम ज़्यादा पानी लगा रहे हैं, ज़्यादा खादें देने से क्या हो रहा है, पंजाब की मिट्टी को ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है, सेलिनाइजेशन हो रही है एंड डेजर्टिफिकेशन। उससे मिट्टी की जो नेचुरल कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, मिट्टी खुर रही है, उसमें जो कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है, उसमें रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है ज़मीन। टुडे रिच एलुवियल प्लेन ऑफ पंजाब सफ़र सीरियसली फ्रॉम द desertification by introduction of excessive irrigation of water to make the green farming possible। तो हमने काफ़ी ज़्यादा पानी देना शुरू कर दिया। जैसे जोना है, राइस के फील्ड को हर टाइम पानी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा पानी देने से पानी ज़्यादा ज़मीन में चला गया है, उससे क्या रहा है, मिट्टी की फसल का नुकसान हो रहा है। तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो ख़त्म हो रहा है। यूज़ ऑफ केमिकल यूज़ करने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। पेस्टिसाइड जो है, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड टूल, इरीगेशन आल्सो नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड फॉर मेकिंग द यूज़ ऑफ दीज इनपुट एंड टेक्नोलॉजी वायबल। तो केमिकल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इसके ऊपर इससे नुकसान क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को हो रहा है, जानवरों को नुकसान हो रहा है जिसको खा रहे हैं, दूध में केमिकल आ रहे हैं, हमारे खाने में आ रहे हैं, हमें बीमारियाँ लग रही हैं, किडनी की बीमारियाँ, हार्ट की, कैंसर जैसी बीमारियाँ ये केमिकल्स की वजह से ही हो रही हैं। इन इक्विटी, एक असमानता है, समानता नहीं है। पुअर फार्मर को ज़्यादा खादें नहीं देते, गरीब को, बड़े जो अमीर किसान हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, इससे बेरोज़गारी हो रही है, किसान जो है सुसाइड कर रहा है। रिडक्शन इन द जेनेटिक एंड स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, जो हमारी नेचुरल कैपेसिटी है, जो हमारी देसी वैरायटियाँ हैं, देसी नस्लें हैं कनक की, जोने की, वो ख़त्म हो गई हैं क्योंकि हमने बाहर से वैरायटी लगाना शुरू कर दी है। पहले हम बात करें तो 30,000 वैरायटियाँ थी राइस की, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास सिर्फ 10 बची हैं। तो जो हमारी नेचुरल हैं, जो हमारी एंडेमिक वैरायटी थी, नस्लें थी, देसी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो गई हैं इससे।
अलार्मिंग साइन, अब ख़तरे का साइन बन गया है इससे। अबाउट 60% ऑफ इंडियाज़ कल्टिवेटेड लैंड एरिया सफ़र फ्रॉम द सॉइल रीजन। मिट्टी का नुकसान हो रहा है 60%। वाटर लॉजिंग, पानी ज़्यादा खड़ा है, साल्ट ज़्यादा बढ़ गया। 30 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फ्रगाइल एंड लैंड नो अंडर द कल्टिवेशन प्रोग्रेसली डिक्रीजिंग। 30 मिलियन लाइन जो हर साल डिक्रीज़ हो रही है। 30% ऑफ एरिया इज़ ड्रॉट फ्रॉम, सूखे के चपेट में है, वहाँ पानी नहीं है बिहार यूपी में। एस्टिमेटेड 4.7 to 12 बिलियन मीट्रिक टन ऑफ द टॉप सॉइल इज़ लॉस्ट। इससे हर साल इतनी मिट्टी खुर जाती है। और आवर लाइफ स्टॉक रिक्वायर 932 मिलियन हेक्टेयर टन ऑफ द ग्रीन एंड 750 मिलियन टन ऑफ द फॉडर एनुअली। हमें जो हमने पशु रखे हैं उसको इतनी अमाउंट में चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए, सूखा चारा चाहिए, बट हमने उसको लगाना कम कर दिया है, उसकी जो झील है कम हो गई है। इससे हमें जो डेयरी फार्मिंग को भी नुकसान हो रहा है। इफ़ेक्ट ऑन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब 1965 से तो 1980 में क्या नुकसान हुए, फ़ायदे क्या हुए? मैंने इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है 292 से 3228 टन जे बढ़ा है राइस का, बीर का बढ़ा है। बट कॉस्ट क्या हुआ, डिक्लाइन इन द, इससे क्या हमें देना पड़ा, नुकसान क्या हुआ? पल्स प्रोडक्शन कट कम होगी, 370 से 150,000 मीट्रिक टन रह गई। ऑयल सीड प्लांट 214 से 176 मीट्रिक टन रह गए। 40 न्यू इंसेक्ट पेस्ट, नवे जो इंसेक्ट हैं कीड़े आने वहाँ से शुरू हो गए हैं। और 2.6 लाख हेक्टेयर जो वाटर लॉस, इतना पानी को नुकसान हो गया। मिट्टी जो पानी में ही, पानी मिट्टी में हर टाइम खड़ा है, वाटर लॉजिंग हो गई है, साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ गई है। तो ये बेसिकली पंजाब में नुकसान हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल फॉर क्रॉप, अब मिट्टी की क्या इंपॉर्टेंस है? सॉइल ऊपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसमें ह्यूमस होती है एंड इस लेयर में काफ़ी माइक्रोब होते हैं और मिट्टी को बनाते हैं। बट केमिकल यूज़ करने से माइक्रोब ख़त्म हो रहे हैं तो मिट्टी नुकसान हो रहा है। सॉइल हैव मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मिट्टी काफ़ी काम करती है। जैसे एक मीडियम है, एक साधन है जिसमें हम काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग काम है। मिट्टी में कई तरह के प्लांट ग्रो करते हैं, एनिमल रहते हैं। जैसे हम फसलें लगाते हैं, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, उससे जो हनी बीज अपना फूड लेती हैं उससे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं आराम से। तो मिट्टी में काफ़ी क्वालिटी के मीडियम का काम करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट देती है। मिट्टी में काफ़ी पोषक पदार्थ होते हैं, इससे उनमें जो रहने वाले फ्लोरा, प्लांट एंड फोना जो है जानवर हैं वो रहते हैं। वाटर सप्लाई, मिट्टी से ही पानी मिलता है, पानी स्टोर करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है? फील सॉफ्ट एंड क्रम्बल ईजली, ड्रेन वेल एंड वार्म अप क्विकली इन स्प्रिंग, डज नॉट क्रस्ट आफ्टर प्लांटिंग, soaks up heavy rain with little runoff, storage moisture for drought period, has few cloud and no hardpan, resist erosion and nutrient loss, supports high population of soil organism, has rich earth smell, does not require increase input of high yield, produces healthy high quality crop। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं सॉइल के जो उसके पास ऑलरेडी है। मिट्टी की अपनी स्मेल है, मिट्टी के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी में अपने जीव हैं, प्लांट हैं जो उसके ऊपर फीड करते हैं और मिट्टी को बनाते हैं। मिट्टी खुरने से बचती है, अपने आप प्रोटेक्ट करती है। मिट्टी से कई तरह के प्लांट ग्रो करते हैं, जंगल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल द क्राइटेरिया इंडिकेट ए सॉइल दैट फंक्शन इज इफेक्टिवली टुडे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस क्रॉप लॉन्ग इनटू फ्यूचर। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो मिट्टी इतना ज़्यादा हमें नहीं दे सकेगी, क्योंकि इंडिया की जो पंजाब की स्पेशली बात कर रहे हैं, मिट्टी ख़राब हो चुकी है। बट जो नेचुरल जहाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रही है वो अच्छे टाइम तक दे सकती है। एक अच्छी जो मिट्टी है उसमें मिनरल कंटेंट, जैसे मिनरल मैटर 50 से 60, ऑर्गेनिक मैटर 7 to 10, सॉइल में पानी जो होता है 25 to 35, सॉइल एयर 15 to 25 इतनी रहती है। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक, अकाउंट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल बाय ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं। अर्थवॉर्म हो गया, इंसेक्ट हो गया, माइक्रो हो गया, ह्यूमस होगी। तो ये पार्ट्स होते हैं मिट्टी के। आगे हम बात करेंगे एज ए रिजल्ट वंस इंडिपेंडेंट इंडियन फार्मर हैज़ नो बिकम डिपेंडेंट ऑन द अदर अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल। हमें क्या हो गया, जो पहले किसान था देसी तरीके से खेती करता था वो इंडिपेंडेंट था,
वो नेचर के ऊपर डिपेंड था। बारिश हो जाती थी, फसल हो जाती थी, पशुओं का गोबर, उनका मल मूत्र डाल के फसल उगा लेता था। रूढ़ी खाद होती थी, अच्छी होती थी, केंचुए गंडोए अच्छे होते थे, अर्थवर्म। बट अब क्या हो गया, केमिकल डालने से उसके जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। खेती बाड़ी अब वो मुश्किल हो गई है, उससे फर्टिलाइज़र लेनी पड़ती है, उससे पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, ट्रैक्टर। तो इससे वो क्या हो गया, इट हैज़ ए डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंड हो गया। रेलवे एंड मनी लेंडर, बैंक के ऊपर हो गया, लोन में डूब गया। बिसाइड ही लेफ्ट नो ऑप्शन बिकॉज नेचुरल डंग मैन्योर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि अब पशुओं का गोबर रहा नहीं है, उसका यूज़ कम हो गया है, पशु लोग कम रख रहे हैं, तो इसलिए उसको इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। वो केमिकल खादों के ऊपर डिपेंड है। केमिकल खादों का यूज़ करने से जो मार्जिनली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हो एवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, इससे थोड़ी बहुत ही तो चलो प्रोडक्शन बढ़ गई है, बट फर्टिलाइज़र डाल के फसल पैदा करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी महंगा काम है। सो if the nutritional element in the soil which are consumed by crop are not replenished after crop season, the soil loses its fertility gradually। मिट्टी में जो खादें होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो प्लांट में जाते हैं। मिट्टी में अगर जिंक है तो उसके ग्रेन में होगा। तो मिट्टी की अगर उत्पादकता अच्छी है, उसमें न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे हैं, तो उससे जो हमें फसल मिलेगी, चाहे कनक मिले, चाहे राइस मिले, चाहे दालें मिले, वो अच्छी होंगी, वो हेल्थी होंगी, उससे हमारी हेल्थ को फ़ायदा होगा। बट अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो उससे जो चीज़ें होंगी वो कम क्वालिटी की, पुअर क्वालिटी की होंगी। सो द फूड ग्रेन ग्रोन ऑन द सच सॉइल आर न्यूट्रिशनली पुअर, इससे न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो ये इससे नुकसान हो रहा है। सो कह सकते हैं वी यूज़ अ लैंड बिकॉज वी रिगार्ड इट एज़ द कमोडिटी बिलोंगिंग टू अस। हमने इसे अपना ही एक, कह सकते हैं अपनी एक संपत्ति समझ लिया, भी हमारा ही अधिकार है, जैसे हम इसे मर्जी यूज़ करें, हम उसका नुकसान कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं मिट्टी का, इससे मिट्टी की क्वालिटी ख़त्म होगी। व्हेन वी सी द लैंड इज़ कमोडिटी टू विच वी बिलोंग, वी मे लॉग इन टू यूज़ इट लव एंड रिस्पेक्ट। हम अगर देखें भी कमोडिटी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, अगर ये सोचेंगे तो हमारी मिट्टी अच्छी होगी, तो एनवायरनमेंट बचेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा इसमें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपने कर लेने। लॉन्ग आंसर टाइप ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने, ये आपने 5, 10, ये 10 क्वेश्चंस आपने कवर कर लेने हैं फर्स्ट। तो ये आपका होमवर्क है। तो काइंडली वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा और बाद में आपने ये होमवर्क करके दिखाना है, स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। आई विल चेक योर कॉपीज़ लेटर। तो स्टूडेंट्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना, और जल्दी ही एक और चैप्टर करेंगे, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। हमने आपका 4th यूनिट आज स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद सिर्फ 1 यूनिट बचता है, तो जल्दी ही हम इसको कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।